चलिए, अब शुरू किया जाए। कल मिथिलेश जी अकेले थे, तो हमने आर्टिकल शुरू किया था, लेकिन आज फिर से दोहराएंगे उसको हम, क्योंकि आप भी नहीं थे, प्रतिभा भी नहीं थी। थोड़ा सा मिथिलेश जी आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और एक एक चीज पे ध्यान देना है। कल परिभाषा हमने बताया था और फिर थोड़ा सा डेफिनेट, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में थोड़ा बताया था आप लोगों को, मिथिलेश जी को, लेकिन आज फिर से दोहराएंगे। चलिए लिखिए तो, आर्टिकल्स। आज नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल्स, ARTICLES। अंडरलाइन कीजिएगा, नीचे डेफिनेशन लिखिएगा, परिभाषा लिखिएगा। आर्टिकल्स आर मेंबर्स। आर्टिकल्स आर members, MEMBERS, to a group of words, to a group of words, TO2, हाँ, to a group, GROUP, group of words, 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 called, 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 determiners, 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 determiners. Full stop. They come before some noun. Determiners. Full stop. They come before some noun. They come before some noun. They come before some noun. SOME, some noun. Full stop. They are also called. They are also called. Little adjectives. Little, LITTLE. Little adjectives. 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 Little adjectives. ठीक है, लिख लिए? फिर से एक बार दोहरा लो। Articles are members to a group of words called determiners. Full stop. They come before some noun. Full stop. They are also called little adjectives. लिख लिया? लिख लिया ना? नीचे हिंदी लिख लो, नीचे हिंदी लिख लो। आर्टिकल्स लिखिए। आर्टिकल्स डिटरमाइनर नामक, डिटरमाइनर नामक शब्दों के समूह का, शब्दों के समूह का एक सदस्य है। एक सदस्य है। पूर्ण विराम। यह किसी नाउन के पहले आता है। यह किसी नाउन के पहले आता है। पूर्ण विराम। इसे छोटा एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसे छोटा एडजेक्टिव भी कहा जाता है।
इसे छोटा एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसे छोटा एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोहरा लो। आर्टिकल्स डिटरमाइनर नामक शब्दों के एक समूह का सदस्य है। यह किसी नाउन के पहले आता है। इसे छोटा सा एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो डिटरमाइनर का हिंदी होता है कि हम समझा देते हैं इसका कि ये इंगित करता है किसी नाउन को और उसकी विशेषता बताता है। समझाते हैं, डिटरमाइनर समझिए पहले। डिटरमाइनर कहते हैं इट स्पेसिफाइज और क्वालिफाइज और क्वांटिफाइज a noun and it comes before some noun। यह किसी नाउन की विशेषता बतलाता है, चाहे संख्या दिखाकर, चाहे, समझ रहे हैं ना, स्वामित्व दिखाकर, चाहे इंगित करके। जैसे हिज पेन, यहाँ पे हिज डिटरमाइनर है, जो क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है ना। दैट बुक, यहाँ पे दैट डिटरमाइनर है, जो पेन की विशेषता बता रहा है। ठीक है ना। उसी तरह ए और एन और द जो है आर्टिकल है, ये भी डिटरमाइनर, यानी डिटरमाइनर नामक शब्दों के एक समूह का ये सदस्य है। कौन? आर्टिकल्स। ठीक है। ये किसी नाउन के पहले आता है और चूंकि ये बहुत छोटा सा शब्द है, ए एक लेटर का, एन दो लेटर का, दी तीन लेटर का, तो इसे लिटिल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसे छोटा सा एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब नीचे लिखिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल। नीचे लिखिए। मिथिलेश जी कट गए हैं क्या? ओ, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आप। मेरा टावर गड़बड़ है, हो सकता है, लेकिन आप तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। आवाज भी एकदम बुलंद आवाज दिखा सुनाई पड़ रही है। काइंड, ओ अच्छा, हो सकता है। ऐसे फिगर भी अब खराब हो गया है तो क्या कीजिएगा, बूढ़े हो गए हैं, है ना। चलिए। तो युवा हम अपने आप को थोड़ा ही बोलेंगे, बोलिए तो। अब उम्र हो गई है तो बुढ़ापा तो आएगा ही ना। आप लोग क्या सही, मिथिलेश मिथिलेश जी क्या समझते हैं कि इनका बाल ऐसा ही हमेशा काला रहेगा और घना रहेगा? एक दिन ये भी मेरे तरह गंजे हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा खुश नहीं होइए, ये समय समय की बात है। एक समय हम भी आप लोगों की तरह अच्छे थे। चलिए, नीचे लिखिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल। मिथिलेश जी दोहरा रहे हैं आप ठीक से, और कल पूछेंगे बाबू, ये जान लो। हाँ, मिला लीजिए और कल पूछेंगे आपसे भी और धमाका जी दोनों से। लिखिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल, लिखा? अंडरलाइन कीजिए। पहला लिखिए इंडेफिनिट आर्टिकल। आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई। आई एन डी ई एफ आई एन आई टी ई। इंडेफिनिट आर्टिकल्स। डैश देकर लिखो, डैश देकर लिखो। इट शोज indefinite objects। It shows indefinite objects या nouns, कुछ भी ले सकते हैं।
यह अनिश्चित वस्तुओं को दिखाता है। अनिश्चित वस्तुओं को दिखाता है। यह अनिश्चित वस्तुओं को दिखाता है। एग्जाम्पल में लिखिए ए बॉय। ए बॉय, ए को अंडरलाइन करना, ए के नीचे लकीर डालना, कॉमा एन एलिफेंट, ए एन एन एलिफेंट, ELEPHANT, एन एलिफेंट, और एन को अंडरलाइन करना। ए और एन कैसे आर्टिकल हो गए? इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है ना? हाँ, जैसे ए बॉय हम कहते हैं, कौन सा लड़का ये नहीं बताता, अनिश्चित बताते हैं, एक लड़का, कौन नहीं बता रहे। एन एलिफेंट, एक हाथी, कौन नहीं बता रहे। समझ रहे हो ना? तो अनिश्चितता का बोध कराते हैं ए और एन से। नंबर 2 में लिखिए डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल, DEFINITE, DEFINITE। लिखिए इट शोज डेफिनिट ऑब्जेक्ट्स। इट शोज डेफिनिट ऑब्जेक्ट्स। हाँ, डेफिनिट ऑब्जेक्ट्स या डेफिनिट नाउन्स, कुछ भी दे सकते हैं। नीचे हिंदी लिख लीजिए, यह निश्चित वस्तुओं को दिखलाता है। यह निश्चित वस्तुओं को दिखलाता है या बोध कराता है, जो भी लिखिए। यह निश्चित वस्तुओं का बोध कराता है। नीचे एग्जाम्पल में लिखिए द बॉय। यानी ये किसी निश्चित लड़के का बोध करा रहा है, अनिश्चित का नहीं। तो तो इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं और द डेफिनिट आर्टिकल है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या मैं ये मान के चलूं कि आर्टिकल्स की परिभाषा अंग्रेजी में और हिंदी में और उसके जो काइंड्स हैं, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल, ये आप लोग समझ गए? कल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, मिलेगा ना? देखो, हम हमेशा कहते हैं कि आर्टिकल्स और पंक्चुएशन मार्क्स में बहुत लोग गलतियां करते हैं। कहाँ ए, कहाँ एन, कहाँ आर्टिकल्स रिपीट होगा, कहाँ आर्टिकल्स नहीं लगेगा, लोगों के समझ में नहीं आता अगर सही जानकारी नहीं रहती है तो। उसी तरह पंक्चुएशन मार्क्स में कहाँ पे कोलन, कहाँ पे सेमी कोलन, कहाँ पे कॉमा, समझ रहा है ना, कहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, नहीं समझते लोग। लेकिन आप लोग इन चीजों को गहराई से समझिए, क्लास का फायदा उठाइए, और जब आपकी बारी आए तो ये बेवकूफ जैसा आप नहीं दिखिए कि हमें समझ में नहीं आता है ना। कहते हैं ना, अंग्रेजी में एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम इटली की राजधानी है, वो बहुत ही ऐतिहासिक नगर है। कहा गया है उसके बारे में कि वो एक दिन में नहीं बना था। उसी तरह मैं कहता हूं कि इंग्लिश कैन नॉट बी बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। अंग्रेजी भी एक दिन में नहीं बनता, समय लगता है। इसी तरह बूंद बूंद हर डालिए, हर दिन डालिए, और अपने ज्ञान रूपी घड़े को भरिए धीरे। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मेन हम लोगों को पढ़ना क्या है इस आर्टिकल में, दैट इज यूजेस ऑफ आर्टिकल। आपको एग्जाम में भी आर्टिकल्स के यूजेस को ही पूछा जाएगा,
और डे टू डे लाइफ में भी आर्टिकल्स के यूज में आपको फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूजेस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। लिखिए, यूजेस ऑफ यूएसईएस ऑफ indefinite article, uses of indefinite article a and n, a and n, ठीक है ना? यानी a और n का उपयोग कहाँ कहाँ है? हाँ, a इन्वर्टेड कॉमास में, हाँ, फिर and और तब फिर इन्वर्टेड कॉमा में n, a and n। पहले a को इन्वर्टेड कॉमा में डालिए, फिर and लिखो, a and d, and मीन्स और, समझ रहे हैं ना? और फिर एन लिखिए, ए एन एन इन्वर्टेड कॉमास में। यानी ए और एन आर्टिकल के उपयोग कहां होते हैं ये हम लोग जानेंगे। कल मैंने बताया था मिथिलेश जी आप लोगों को, आपको खास तौर पे इस पे, आज धमाका जी को भी बता देते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं, और तब जाकर हम लोग यूजर्स पढ़ेंगे। सुनिए धमाका जी मेरी बात को, हम सभी जानते हैं कि ए इंडेफिनिट, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, समझ रहे हैं ना? और हम ये भी जानते हैं कि अंग्रेजी में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं, और डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल होते हैं। जानते हैं ना हम लोग इस चीज को? और ये भी आप जानते होंगे, आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर होगी, कि वॉवेल के पहले एन लगता है और कॉन्सोनेंट के पहले ए लगता है। वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझते हैं ना धमाके जी? क्या होता है बताइए तो? वॉवेल क्या होता है? वॉवेल क्या होता है? ये तो उदाहरण बता रहे हैं। अगर कोई छोटा भाई आपका है और पूछता है भैया वॉवेल की परिभाषा क्या होगी, तब आप क्या बोलोगे? जानो पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट है क्या। वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों जो हैं वो ये साउंड हैं, ध्वनि है, समझ रहे हैं ना? वॉवेल की परिभाषा होती है कि वॉवेल साउंड इज दैट साउंड विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प। वॉवेल एक ऐसी ध्वनि होती है जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है। एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज दैट साउंड विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। समझ रहे हैं ना? कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है उसका उच्चारण वॉवेल की सहायता से होता है। देखो जैसे हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा होगा, आपने आ आ ई उ ऊ ए ओ औ अंग आ पढ़ा है ना? अरे बोलना, हाँ हाँ, स्वर और व्यंजन पढ़े है ना? तो अ आ ई जो आपने पढ़ा, ये क्या, ये सब साउंड है, ये सब ध्वनि है। इट इज नॉट लैंग्वेज स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि ये साउंड जो है वो केवल हिंदी में है, ये इंग्लिश में भी है, ये फ्रेंच में भी है, ये रसियन में भी है, ये संस्कृत में भी है, ये सभी भाषा में ये ध्वनि है। ये किसी भाषा से गाइडेड नहीं है, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है ना? ये साउंड है। तो जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो किसी की सहायता नहीं लेते। अ उच्चारण करते हैं तो बिना किसी सहायता के, ई उच्चारण करते हैं तो बिना किसी सहायता के। बट कॉन्सोनेंट यानी जिसको व्यंजन हम लोग कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड इज दैट साउंड विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। कॉन्सोनेंट साउंड वैसा साउंड होता है जिसका उच्चारण हम वॉवेल की सहायता से करते हैं। जैसे प बोलते हैं तो प के साथ अ भी है, समझ रहे हो ना? प के साथ अ भी है, और अ साउंड क्या है? वॉवेल साउंड है। तो कोई भी आपसे पूछे कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड ये है क्या है, तो आप ये कहो कि वॉवेल साउंड इज दैट साउंड विच इज प्रोनाउंस्ड विदाउट एनी हेल्प,
वॉवेल साउंड वैसा साउंड है जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के होता है, एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज दैट साउंड विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। कॉन्सोनेंट साउंड वैसा साउंड होता है जिसका उच्चारण वॉवेल की सहायता से होता है। हाँ, इसको एक तरह से और समझो, समझ रहे हैं ना? हम लोगों को यहां पर दो नली होती है ना, गर्दन में दो नली होती है, एक पीछे रहती है और एक आगे। पीछे वाली नली से हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी खाना हम लोग मुंह में रखते हैं, दांतों से चबाते हैं, और जब निगलते हैं उसको तो उस नली के द्वारा वो पेट में पहुंचता है, ठीक है ना, वो पीछे रहता है। और उसके आगे एक और नली होती है जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में वोकल कॉर्ड, बोलने वाली नली। समझ रहे हैं ना, बोलने वाली नली। तो इस तरह से इसको समझो आप कि while pronouncing a vowel sound there is no obstruction in the vocal cord, and while pronouncing a consonant sound there is obstruction in the vocal cord। आप इस तरह समझो इसे कि स्वर जो ध्वनि है उसको उच्चारण करने में बोलने वाली नली में कोई व्यवधान नहीं आता, जबकि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट एक ऐसी ध्वनि है जिसको उच्चारण करने में बोलने वाली नली में व्यवधान आता है। देखो, जैसे खुद बोल के देखो इस चीज को, आ आ ई उ ए ओ ओ अंग आ। कहीं हवा रुकी? कहीं बंद करना पड़ा मुंह को? नहीं ना। लेकिन जब बोलो, आप बोलो प बोलो प, जब प बोलिएगा तो दोनों होठ मिलते हैं, हवा को झटके के साथ हम लोग छोड़ते हैं, तो हवा के आने जाने के में व्यवधान हमने उत्पन्न किया ना व्यवधान। च, फ्रंट ऑफ द टंग जो होता है अपर मोलार में जाके धक्का मारता है और हवा दोनों तरफ से निकलती है। बोल के देखो, च। जीभ का बीच का जो हिस्सा होता है वो तालू में जाकर धक्का मारता है और हवा दोनों तरफ से निकलती है। इसीलिए छ जो है वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और अ जो है वो वॉवेल है, स्वर है। तो इस तरह से भी आप समझा सकते हो वॉवेल और कॉन्सोनेंट को कि वॉवेल ध्वनि, वॉवेल साउंड वैसा साउंड होता है जिसको बोलने में बोलने वाली नली में कोई व्यवधान नहीं आता, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड वैसा साउंड होता है जिसको बोलने में बोलने वाली नली में व्यवधान आता है। ठीक है ना? तो इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब जानिए, हम सभी जानते हैं कि ए ई आई ओ यू ये वॉवेल है, वॉवेल लेटर है, बाकी कॉन्सोनेंट है, और डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल है। समझ रहे हो ना? डब्ल्यू और वाई सेमी वॉवेल। अब सेमी वॉवेल क्यों कहा गया है मालूम है आपको? क्या होता है सेमी वॉवेल? डब्ल्यू और वाई दो ऐसे लेटर हैं जो वॉवेल की तरह भी प्रयोग में आते हैं और कॉन्सोनेंट की तरह भी। जब ये वाक्य की, जब ये शब्द की शुरुआत में प्रयोग में आते हैं तो ये कॉन्सोनेंट की तरह होते हैं। समझ रहे हो ना? और जब ये शब्द के अंत में प्रयोग में आते हैं तो ये वॉवेल की तरह प्रयोग में आते हैं, जैसे, है ना, जैसे वाइट, वाइट या वाइड। तो वह साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन जब हम बोलते हैं थ्रो, THROW, थ्रो, तो ओ जो इसका उच्चारण होता है तो ये कॉन्सोनेंट भी है, इसलिए इसको सेमी वॉवेल कहते हैं। यस, जब वाई का प्रयोग वाक्य शब्द की शुरुआत में होता है तब ये यह कहलाता है, और यह साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है, ये शुरुआत में प्रयोग में आया है। और जब हम बोलते हैं डे, DAY डे, तो वाई यहां पे ए की तरह उच्चारण होता है, तो ये वॉवेल है। तो ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों तरफ प्रयोग में आते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सेमी वॉवेल। आई बात समझ में? कल पूछेंगे, केवल जी सर मत कीजिए। कल हम पूछेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट समझाइए। समझ रहे हैं ना?
और नहीं समझे हैं तो बोलिए, एक बार फिर से हम समझाएंगे, लेकिन मुझे कल चाहिए वापस ये। मैं ज्ञान देता भी हूं और ज्ञान को वापस भी लेना चाहता हूं। समझ रहे हैं ना? क्लास मतलब ये नहीं कि टीचर केवल बोलता रहे और विद्यार्थी केवल सुनता रहे। विद्यार्थी के दिमाग में वो बातें गईं या नहीं गईं, और वो वापस गुरु को लौटा रहा है या नहीं लौटा रहा, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है ना? अब जानिए, नीचे लिखिए। इट इज जनरली, it is generally said, SAID said, that generally, GENERALLY, it is generally said that it is it is generally said, SAID said, that that before a word before a word which starts with a vowel, which starts with a consonant letter, which starts with a consonant letter, with a consonant letter, CONSONANT. It is generally said, it is generally, GENERALLY, it is generally said, SAID said, that that the word हाँ ठीक, हाँ बिफोर, ठीक है, बिफोर ए वर्ड which starts with a consonant letter, which starts with a consonant letter, comma, we use a, we use a को अंडरलाइन करना, and before the word which starts with a vowel letter, which starts with a vowel letter, comma, we use an, we use an, an को अंडरलाइन कीजिएगा, we use an, ठीक है? हिंदी लिख लो नीचे। साधारणतया ऐसा कहा जाता है, साधारणतया ऐसा कहा जाता है कि जो शब्द, साधारणतया ऐसा कहा जाता है कि जो शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, जो शब्द कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, और जो शब्द वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं, वॉवेल लेटर से शुरू होते हैं, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है? हाँ, बस यहीं तक अभी रहने दो। और कल इतनी बातें जो हमने लिखाई हैं, ये केवल आपकी कॉपी में नहीं, केवल आपके दिमाग में नहीं, बल्कि आपकी जुबान पे होना चाहिए। पढ़ के आइएगा,
कल आगे बढ़ाएंगे और ए और एन के बारे में डिटेल बताएंगे आपको कि कहाँ पर ए और एन का प्रयोग किया जाता है, और कल प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपसे। ठीक, रहने दीजिए। प्रणाम 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 प्रणाम।